Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the next part of video. In this video, I am start to discuss revaluation of assets and liabilities. In the previous chapter, change in profit sharing ratio, I was also discussed about the revaluation of assets and liabilities. Same pattern will be follow in this chapter. The preparation of revaluation account will be same as change in profit sharing ratio. So इसमें कोई चीज़ नई नहीं है, पहले ही वाली चीज़ है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपके फिर से नेक्स्ट जो चैप्टर आप पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ, उसमें भी यही रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा. इसके पैटर्न में कोई चेंज नहीं, बस चेंज क्या है कि जहाँ पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस डिक्लेयर करेंगे, वहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस डिक्लेयर करेंगे तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्लियर? बस यही एक चेंजिंग है, बाकी सारी चीज़ें सेम है. जो रिवैल्यूएशन का पैटर्न, प्रिपरेशन का जो आइटम्स हैं, वो सारी चीज़ें सेम एज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Whenever a new partner is admitted, he comes necessary to revalue the assets and liabilities of the firm to their true and fair values. This is done because with the passage of time, the value of certain assets might have increased while the value of certain other assets might have decreased. Thus, the actual value of various assets and liabilities may be different from the value stated in the balance sheet. New partners should not suffer because of reduction in the value of assets, nor should be benefited by increase in the value of assets like this. मतलब यहाँ पे जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो काफ़ी पिछले समय से जो एसेट्स जो हैं उसमें चेंज, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज होती रहती है. तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन वैल्यू का फिर से रीअसेसमेंट किया जाता है, लाइबिलिटी के वैल्यू का रीअसेसमेंट किया जाता है और एसेट्स की वैल्यू का रिवैल्यूएशन किया जाता है. इस रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट में किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है. ठीक है? बट इस इंक्रीज और डिक्रीज का न्यू पार्टनर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है? Revaluation of assets and liabilities is done with the help of a new account called revaluation account. तो आप जो रिवैल्यूएशन करेंगे उसके लिए एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. ठीक है? उसके हिसाब से आप रिवैल्यूएशन का जैसा एसेट्स का नेचर आता है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज. दो ही चीज़ का रिवैल्यूएशन और रिसेसमेंट किया जाता है, एसेट और लाइबिलिटीज़ का. इसमें इतना जानने कि इसमें वो एसेट्स जिनकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, और जिन एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं. जिस लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं. जिस लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है उसको आप रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में शो करते हैं. ये प्रोसीजर है इसका. तो फॉलोइंग एंट्रीज आर पास फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. फर्स्ट, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. जब एसेट, किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे. चूंकि देखिए एक और चीज बता दें कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. तो आपके बुक में या क्वेश्चन में कहीं न कहीं आपके ये कह देगा कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो आपको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बता रहा हूँ और उसमें लिख दे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों एक ही चीज़ है. दोनों को आप सेम पैटर्न से बनाएंगे, दोनों ही एक ही चीज़ है, तो आप पैटर्न भी उसका सेम ही होगा. ठीक है? इसलिए इसके एंट्री में भी मैंने इस चीज़ का यूज़ किया हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी रिलेटेड एसेट्स है, जिस एसेट की वैल्यू में
वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहां पे मैंने लिखा है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स मतलब जितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है एसेट का, उतने ही अमाउंट से यहां पे एंट्री पास आउट करेंगे। क्लियर? यहां पे देखिए मैं एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे दो चीज लिया हूं। एक चीज कि आपका बुक वैल्यू हुआ, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहता है आपका जो उसका करंट वैल्यू है। ठीक है ना, दो वैल्यू मैं ले रहा हूं। ठीक है, अब इस दोनों वैल्यू में अगर देखा जाए तो सपोज करिए यहां पे अगर प्लांट है, ठीक है ना, ये क्या है, प्लांट है। प्लांट कोई एसेट्स है जिसकी बुक वैल्यू है यहां पर 1 लाख। कितनी वैल्यू है? 1 लाख है। ठीक है, इसकी बुक वैल्यू क्या है? 1 लाख है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसी की अगर करंट वैल्यू कह दे कि इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 1,20,000 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1,20,000 हुई। अब इसका इससे कंपेयर करिए, देखिए कि क्या कंपेयर कर रहे हैं आप। कंपेयर करने पर पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हुई है कि 20,000 इंक्रीज। इसमें क्या वैल्यू हुई है? 20,000 की वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज किया है वैल्यू। ठीक, ठीक है, तो 20,000 की वैल्यू इंक्रीज की है। अब उस केस में आप क्या करेंगे कि इस 20,000 का जो डिफरेंस आया दोनों के बीच में, जो 20,000 का डिफरेंस आया है, वो 20,000 के डिफरेंस से ही आप एंट्री पास करेंगे। यानी कि अगर आपको एंट्री पास करना है तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे यहां पे प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब कितनी वैल्यू से करेंगे? इसी 20,000 वैल्यू से आप एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और एज यूजुअल आप क्या करेंगे? एज यूजुअल आप इसी जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसी चीज को आप क्या करेंगे? सपोज करिए ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो इसको इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे आप? इसको किस साइड में करेंगे आप? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्लांट लिखेंगे, और इस साइड में क्या करेंगे? 20,000 आप शो कर देंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप इसको क्या करेंगे? शो करेंगे। और क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, यहां से रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका 20,000 से क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए आप इसको ऐसे एंट्री पास आउट करेंगे। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आपकी इंक्रीज से हुई। लेकिन मैंने अभी जो पॉइंट बताया था आपको, जो पॉइंट मैंने अभी जस्ट बताया था, उस पॉइंट पे मैंने कहा था कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स से मतलब यह है कि अब यहां पे मैं फिर से बुक वैल्यू और यहां पे इसका करंट वैल्यू, बुक वैल्यू और करंट वैल्यू फिर से मैं ले रहा हूं। अगर सपोज करिए यहां पर वही चीज, अगर यहां पे क्या है आपका प्लांट है, ठीक, प्लांट की यहां पे वो बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख है। ठीक, और यहां पे इसी की वैल्यू, करंट वैल्यू जो हुई वो 20,000 कम हो गई है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीज, then the decreased value of asset will be debited to revaluation account. Then you make difference between the book value and current value. ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज हो रही है? 20,000 से डिक्रीज हो रही है।
इसके पहले मैंने बताया था कि इंक्रीज इन द एसेट्स, तो मैंने उसमें वैल्यू आपकी इंक्रीज की थी। तो अब जब यहाँ पे आपका करंट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से क्या है, कम है, तो इस 20,000 को आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और इसके लिए जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो लिखेंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, रिलेटेड एसेट का नाम लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट, और कितने अमाउंट से एंट्री करेंगे, 20,000 से आप एंट्री पास आउट करेंगे। ठीक है। अब इसी चीज को जब आपका डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स की बात है, तो अगर इसको आपको अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे अगर आपको शो करना है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बना रहे हैं आप, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर शो करना है तो इसको आप क्या करेंगे, अब इसको आप किस साइड में शो करना है, आपको डेबिट साइड में शो करना है। किस साइड में शो करना है, डेबिट साइड में शो करेंगे और लिखेंगे यहां पर टू प्लांट, क्या लिखेंगे, टू प्लांट, और कितना शो करेंगे इसमें शो करेंगे आप 20,000। देखिए आप प्लान 20,000 शो करेंगे। ठीक है ना, यानी कि आपने इसमें डेबिट साइड में जब एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, जब डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही तो आप क्या करेंगे, जितनी वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, उतनी ही वैल्यू को आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ऐसे ही मैं हर एक के पॉइंट पे जैसे जैसे वैल्यू आपकी डिक्रीज या इंक्रीज होगी वैसे वैसे मैं आपको इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री और ऐसे ही एग्जांपल देके, कभी कभी देखिए अब इसमें जब डिक्रीज या इंक्रीज की बात होती है तो आपका यहाँ पे मैंने कहा कि करंट वैल्यू दे दिया है तो ठीक है, अगर यही चीज आपका करंट वैल्यू अगर ना दिया हो, ठीक है, क्योंकि हमेशा वैल्यू करंट वैल्यू दिया नहीं रहता क्वेश्चन में, कभी कभी वैल्यू को आपका डिप्रिसिएट करेगा या कभी अप्रिसिएट करेगा, इस तरह के केसेस आते रहते हैं। ठीक है ना, तो अब सपोज करिए यहाँ पर मैं फिर से क्या ले रहा हूँ, बुक वैल्यू ले रहा हूँ, और बुक वैल्यू इसी एग्जाम्पल के साथ ले रहा हूँ प्लांट की बुक वैल्यू कह रहा है कि यहाँ पर 1 लाख रुपीस है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से इसी चीज को कैसे करता है कि आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है उसमें दिया रहता है, क्या दिया रहता है कि द वैल्यू ऑफ प्लांट इज appreciated by 10%। कितना परसेंट से अप्रिसिएट हो रहा है, 10% से हो रहा है। दूसरा इसी केस में क्या देगा, सेकेंड केस में कि यही वैल्यू क्या हो रही है, डिप्रिसिएटेड बाई 10%। एक ही हो गया ये। अब देखिए इससे पहले मैंने करंट वैल्यू को लेते हुए किया था, अब ये वैल्यू क्या हो रही है, किसी में अप्रिसिएट हो रही है तो किसी में डिप्रिसिएट हो रही है। तो आप जानते हैं कि अप्रिसिएट का मतलब होता है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। देन this is the case first of revaluation account when the value of asset is decrease in the value of assets। तो इसी का अगर हम 10% करें तो हम किसका 10% निकालेंगे, तो इसी प्लांट के बुक वैल्यू का हम 10% निकालेंगे, इसी का हम 10% निकालेंगे।
और इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 10,000 आएगा। यानी कि 10,000 की वैल्यू अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जब आपका यहाँ पे एप्रिसिएशन की बात होगी, एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज होना, और यहाँ पर डिप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज होना। तो अगर हम 10% दोनों ही केस में ले रहे हैं, तो अगर फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी एंट्री पास आउट करेंगे तो आपका कितना आएगा 10,000 से आप क्या करेंगे जनरल एंट्री कर देंगे कि क्योंकि हमको सिर्फ जो वैल्यू चेंज हो रही है, जितने रुपीस की वैल्यू चेंज हो रही है उसी से एंट्री करते हैं। इसके ना तो बुक वैल्यू से करेंगे ना तो करंट वैल्यू से करेंगे। ये तो आपका फर्स्ट केस से रिलेटेड हो गया। जब वहीं पे आपका सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड केस में वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, तो जब डिप्रिशिएशन का केस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। यानी कि यहां पर जब करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट फर्स्ट केस में और सेकंड केस में डिक्रीज हो रहा है। यहां पर सेकंड केस में वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, और यहां पे क्या हो रही है वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज के केस में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट हुआ, और इसमें क्या हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ आपका डेबिट हुआ। ठीक है, तो इसमें भी आप क्योंकि 10% डिप्रिशिएट हो रहा है इसलिए आप इसमें भी क्या करेंगे 10,000 से एंट्री पास। तो इस तरह से आप क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो आपका इसमें मैंने फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों ही केसेस को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखिए, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको भी मैंने अभी उसी में मैंने फर्स्ट जो इसका ब्लैंक पेज दिया था उसी में मैंने कर दिया। नेक्स्ट थर्ड केस पे डिस्कस करते हैं, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जब किसी लायबिलिटीज की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है, तो किसी भी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एक्स्ट्रा लायबिलिटी इंक्रीज होती है। जब एक्स्ट्रा लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो फर्म के लिए क्या है लॉस है, कहीं न कहीं वो एसेट को लायबिलिटी का इंक्रीज होना एसेट को डिक्रीज करने के बराबर है। तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है ना। कभी भी इस चीज को ध्यान देंगे कि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कहीं न कहीं आपके एसेट को इफेक्ट करेगा वो। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी आपके एसेट से रिकवर की जाती है, तो जितनी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी उतनी एसेट्स आपकी डिक्रीज होगी। तो इसका सेंस जब आप इस तरह से लेकर के करेंगे तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो आपका एसेट डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके एसेट पर ही बॉर्न होता है लायबिलिटी। तो एसेट पर जब लायबिलिटी बॉर्न होगा तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपके एसेट पे बॉर्न होगी तो एसेट डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि एसेट डिक्रीज होने का केस क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। इसलिए इस केस में आपका भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, दोनों ही केस में आपके बुक में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चाहे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहे या रिवैल्यूएशन अकाउंट कहे, बोथ आर सेम। ठीक है, आप इससे मत करिएगा कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ है तो हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं जानते हैं। तो ये दोनों ही चीजें सेम है, दोनों ही से आप एंट्री पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जितनी वैल्यू लायबिलिटीज की इंक्रीज होगी आप उसके बुक वैल्यू और उसका जो करंट वैल्यू है दोनों में डिफरेंसेस को आप निकाल लेंगे, या फिर एक्स्ट्रा लायबिलिटी अगर उसमें इंक्रीज हो रही है ऐड ऑन हो रही है तो जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी जो ऐड ऑन हो रही है उससे आप उस अमाउंट के साथ आप एंट्री पास आउट करेंगे। तो इसमें ये मैंने ब्लैंक पेज लिया है, तो यहां पे देखिए चूंकि बैलेंस शीट में क्या होता है
यहाँ पे चूंकि बैलेंस शीट, आपका जो बैलेंस शीट होता है इसमें आपका ये आपका लायबिलिटी साइड होता है, ये आपका एसेट साइड, ठीक है। तो एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन इस साइड में है, लायबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पर दिया है क्रेडिटर्स, ठीक है ना, यहाँ पे क्रेडिटर्स। अब ये बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट है ये आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उस टाइम में ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया होगा, बैलेंस शीट दिया होगा जिसमें आपका क्रेडिटर्स का वैल्यू, सपोज करिए यहाँ पे क्रेडिटर्स का वैल्यू यहाँ पे जो है वो 50,000 है, ठीक है। अब 50,000 है। अब यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा जो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट कहता है आपका कि the creditor of 5,000 will be was omitted to be record, ठीक है। अगर ये कहता है कि आपका 5,000 के ऐसे क्रेडिटर्स जो ओमिटेड मतलब वो रिकॉर्ड होने से रह गया, छूट गया था। तो अब यहाँ पर आपका 5,000 के जो क्रेडिटर्स हैं वो छूट गए थे, तो अब आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर पहले से 50,000 के ऑलरेडी क्रेडिटर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और 5,000 जो छूट गया था उसको भी आप फिर से रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर अब आप इसमें क्या करेंगे, 5,000 ऐड होगा। तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पर लायबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। यानी कि यहाँ पर जब एंट्री पास करेंगे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, लायबिलिटी कौन सी है, क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और कितने अमाउंट से, 5,000 से एंट्री करेंगे। क्यों, क्योंकि 5,000 ही क्रेडिटर्स इंक्रीज कर रहा है। अब यही चीज आपका अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में आपको शो करना है, आप इसको शो करना है डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के शो करना है। लिखेंगे क्या, रिलेटेड लायबिलिटीज का नाम लिखेंगे यहाँ पर टू क्रेडिटर्स, और यहाँ पे लिखेंगे आप 5,000, ठीक है। आप डेबिट साइड में शो करेंगे। एज यूजुअल जब आप इसी चीज को जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, जो आपका फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद से जब आप बनाएंगे तो इसी चीज को आप क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में शो करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स जब लिखेंगे तो इसमें आप 50,000 की जगह क्या लिखेंगे आप, 55,000, ये अमाउंट आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये चीज सिस्टम, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कि आप जो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आप एक साथ बनाएंगे, तभी आप किसी 8 या 6 मार्क के क्वेश्चन को आप विद इन 15 मिनट आप सॉल्व करेंगे। और जब आप अलग अलग फॉर्मेट बनाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप उसको पॉसिबल ही नहीं है, आपका 30 मिनट से ज़्यादा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। और इस तरह के बड़े क्वेश्चन आपको कम से कम 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। और ये भी चूंकि इसमें कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है, इसमें पेंडेमिक सिचुएशन, इसमें आपका हाफ ईयरली और प्री बोर्ड आपका और यूनिट टेस्ट जो भी होगा, आप में उसको अच्छा मार्क्स पाएंगे, तभी आपके बोर्ड में अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसका भी वैल्यूएशन बोर्ड कर रहा है, इसका भी वैल्यूएशन होगा। तो आपका रेगुलर समझना किसी चीज़ को, उसको प्रॉपरली
कॉपी में नोट करना, जो नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को, प्रॉब्लम्स को पूछना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब इसी के अगेंस्ट मैं एक और मैं बता रहा हूं कि अगर एसेट की वैल्यू यहां पे तो मैंने इंक्रीज किया है, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज ना करके मैं एसेट की वैल्यू क्या करूं, डिक्रीज करूं, यही चीज अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहां पे दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह दे कि ए क्रेडिटर of ₹4,000 was not likely to claim for his debt, ठीक, hence it is written off। ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेशन में दे दे कि क्रेडिटर ऑफ 4,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम ऑफ हिज डेब्ट, हेंस इट इज रिटेन ऑफ। मतलब ऐसा 4,000 का ऐसा क्रेडिटर्स है जो अपने डेब्ट के लिए कभी क्लेम नहीं किया, तो अब उसको उस बैलेंस शीट से उसको उतने के क्रेडिटर्स को हटा दिया जाएगा, मतलब अब उसको पेमेंट नहीं देना है। तो इसका मतलब हुआ कि वो फर्म के लिए प्रॉफिट है। ठीक है, तो फर्म के लिए प्रॉफिट है क्योंकि अब उसको 4,000 के क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो 4,000 जो प्रॉफिट होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। जब भी फर्म का एसेट इंक्रीज होगा तो फर्म का प्रॉफिट होगा, फर्म की लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह की सेंस में आप जब भी प्रॉफिट का सेंस आएगा तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी जब एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे आप क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे आप एंट्री पास करेंगे और यहाँ पे आप 4,000 से एंट्री पास करेंगे। वहीं जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट पे आप इस 50,000 की जगह कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 46,000 का आप क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट न्यू बैलेंस शीट में आप करेंगे आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब आप रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसमें आप 50,000 की जगह 46,000 क्रेडिटर्स शो करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके 4,000 के क्रेडिटर्स को क्या कर दिया गया, रिटर्न ऑफ कर दिया गया। और इसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या करेंगे, लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। ठीक है, और इसको 4,000 आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। तो आपका लायबिलिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज के केस में, दोनों के केस में आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग। और देखिए जो नेक्स्ट है आपका फोर्थ केस, तो इसमें डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है। नेक्स्ट है, ये जो आपका सिस्टम था वो एसेट और लायबिलिटीज के वैल्यू के डिक्रीज और इंक्रीज के केस में था। नेक्स्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द एबव इंक्रीज ए रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इफ द क्रेडिट साइड। अब जब आपका ये लायबिलिटीज और एसेट्स का जब रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट हो जाता है, तब लास्ट में आपका क्या चीज निकालना पड़ता है कि आप क्रेडिट साइड के बैलेंस और डेबिट साइड के बैलेंस का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। व्हेन द बैलेंस ऑफ
total balance of credit side is excess over the debit side, then revaluation account shows profit. Then revaluation account shows debit balance, ठीक, and debit balance represent the profit or revaluation. If the total balance of debit side is excess over the credit side balance, then the credit side balance, then the revaluation account shows credit side balance, and the credit side balance represent loss on revaluation. तो कभी भी डेबिट साइड में बैलेंस निकलता है तो वो प्रॉफिट होगा, और एज यूजुअल उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ऐसे ही क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तो लॉस इनकर्ड होगा, इसलिए उसको भी आप ओल्ड पार्टनर्स में उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किसी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स को हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका न्यू रेशियो से कोई भी मतलब नहीं होता है. जितने भी प्रीवियस रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स होते हैं, सबको चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा उसको ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं. अब केस अलग अलग है. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस है तो वो एक्यूमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट या आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आता है या एक्यूमुलेटेड लॉस में आएगा. तो ये भी आपका हमेशा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस है तो ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. एडमिशन का केस है तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. रिटायरमेंट एंड डेथ का केस है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर के में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट इन ओल्ड रेशियो ओनली. इन ईच केस इन ओल्ड रेशियो ओनली. सब में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है. तो then prepared, if the credit side of this account is in excess it reveals profit, and if the debit side is in excess it will reveal loss. Such profit or loss will be divided between old partners in their old profit sharing ratio. देखिए इस चीज को मैंने रिटन क्लियर कर दिया है, ओरल भी क्लियर किया है. उसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, ठीक नहीं है, मैंने ओरली इस चीज को बता दिया और रिटन भी मैंने लिख दिया कि सच प्रॉफिट और लॉस विल बी डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब कहे मुझे मालूम ही नहीं है. तो अब प्रॉफिट के केस में अब एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैं फॉर्मेट ले रहा हूं. मैंने जो अभी जो एग्जाम्पल मैंने बताया था अभी उसी से रिलेटेड मैं ले रहा हूं इसमें. ये आपका क्या है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. पर्टिकुलर्स अमाउंट तो मैंने कहा था कि प्लांट की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी. यहाँ पे अगर प्लांट की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी बाई प्लांट, और कितने से इंक्रीज कर रही थी, 20,000. ठीक है. क्रेडिटर्स की वैल्यू 5,000 इंक्रीज कर रही थी तो क्रेडिटर्स 5,000. ठीक है. अगर स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 4,000 से तो लिखेंगे डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, डेबिट साइड में शो करेंगे 2,000 हो गया. ठीक है. अगर यहां पे बिल्डिंग की वैल्यू है इंक्रीज कर रही है बाई बिल्डिंग की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो यहां पे लिखेंगे आप, मान लीजिए 7,000 से इंक्रीज करें तो 7,000 लिख दिया. ठीक. अब देखिए अब क्या करेंगे आप, डेबिट और क्रेडिट साइड का क्या करेंगे आप, कंपैरिजन करेंगे. तो आप क्या देख रहे हैं, इधर 5 to 7,000 है और इधर क्या है 20 और 7 27,000 है. यहां पे आप क्या करेंगे, $27,000 टोटल. यहां पर भी आप क्या करेंगे
27,000। ठीक, अब बैलेंस कितना बचेगा आपका 20,000। अब यहां पर लिखेंगे आप टू प्रॉफिट, क्यों? क्योंकि डेबिट साइड, अब कभी भी डेबिट साइड बैलेंस शो करेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सपोज करिए ए और बी दो पार्टनर हैं और इनके बीच रेशियो 3:2 का रेशियो है, तो 3:2 का रेशियो है, तो जब आप 20,000 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में, तो 3/5 मल्टीप्लाई 2/5 ऐसे करेंगे, तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12,000 और कितना आएगा 8,000 आएगा। ठीक है, अब यहीं पे आप लिखेंगे ये 12,000 और ये 8,000। देखिए आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ ओल्ड पार्टनर में। और केस क्या है, मान ली ए और बी दो पार्टनर है, सी को एडमिट किया गया, तो यहाँ पे सी को शेयर नहीं दिया गया है, ये क्या है ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमेशा ये जो भी ये प्रॉफिट है ये हमेशा क्या होगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ओल्ड रेशियो के साथ साथ ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये चीज़ हमेशा आप केयरफुली चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके उससे रिलेटेड जनरल एंट्री है कि व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट देन द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन एबव एंट्री इज रिवर्स्ड, कब रिवर्स होगा, जब लॉस होगा तो रिवर्स हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड में जब बैलेंस निकलेगा तो लॉस क्रिएट करेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके बुक के अकॉर्डिंग ही है। ये सब चीज़ें जो भी यहाँ पे दी गई हैं, इन सब चीज़ों के सिवाय कुछ अलग चीज़ें भी होती है, इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। जैसे यहाँ पे तो लिख दिया कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसकी भी आपको जनरल एंट्री बता दी गई। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड। अब आपका ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो अभी मैंने इससे रिलेटेड मैंने बताया था कि अनरिकॉर्डेड ओमिटेड टू रिकॉर्ड, ऐसे क्रेडिटर्स की वैल्यू जो ओमिटेड टू रिकॉर्ड था वो मैंने कर दिया। ऐसे ही कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं रहे, जो पहले से बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं है, उसको आप इंक्लूड करते हैं तो आपके एसेट इंक्रीज करती है। इसलिए एसेट कभी भी इंक्रीज करेगा तो आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। इन सब के सिवाय कुछ और चीजें होती हैं जो आप इन सब चीजों में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपरेशन में आप उसका यूज करते हैं। जैसे चीज क्या है कि आपका वो चीजें क्या है, एक है फर्स्ट, वो है आपका प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। इसका भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका भी प्रोविजन करते हैं। कैसे करते हैं वो, कि अगर पहले से कोई प्रोविजन बैलेंस शीट में जो डेप्टर्स दिया है उसमें पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, तो अब जब भी न्यू प्रोविजन करेंगे तो न्यू प्रोविजन फर्म के लिए लॉस होगा और उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। अगर न्यू प्रोविजन है तो न्यू प्रोविजन किया जा रहा है, पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये न्यू प्रोविजन आपके क्या होगा, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन शो करेंगे। जितना आपका आएगा, ठीक है, जितना आएगा आपका प्रोविजन उतना आप दिखाएंगे, जितना परसेंट निकालना हो डेप्टर्स का उतना आएगा। अगर पहले से ओल्ड प्रोविजन दिए गए हों और फिर से प्रोविजन करने के लिए कह रहा है, तो उस केस में कभी कभी ऐसा होता है आपको
दिया रहेगा ऐसे डेप्टर्स, ऐसे आपका 1 लाख का दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे कहेगा कि लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 90,000 शो कर दिया, ठीक। अब इस पर 2 केसेस बन सकते हैं। यहाँ पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें, अगर ये कह दे कि इस जो 10,000 का जो पहले से प्रोविजन है इसको क्या कर दिया गया, कम किया गया है, कह रहा है कि अब प्रोविजन सिर्फ 5,000 की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो जहाँ पे 10,000 है वो प्रोविजन अब 5,000 न्यू प्रोविजन होगा। तो यानी कि पहले से जो प्रोविजन 10,000 है वो अब 5,000 हो गया। इसका मतलब हुआ कि 5,000 प्रोविजन हटा दिया गया, यानी 5,000 जो ही हटाएगा उससे आपका एसेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा करंट एसेट, और उस 5,000 को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक। कब, जब ये घट के कितना हो जाए, 5,000 हो जाए। तो 5,000 जब घट जाएगा तो बाकी का इसमें का 5,000 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। अब इसके बाद से सेकंड केस क्या आता है इसी पर, कि 10,000 की जगह अब न्यू प्रोविजन, अगर सपोज करिए कि आपका कर रहा है कि 15,000 न्यू प्रोविजन होगा, ठीक। अब इस 10,000 की जगह आपका 15,000 प्रोविजन होता है, तब यहाँ पे कितना एक्सेस प्रोविजन हुआ, 5,000 एक्सेस प्रोविजन हुआ। तो इस 5,000 का जो एक्सेस प्रोविजन होगा वो अब क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा। जो एक्सेस प्रोविजन होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। क्लियर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप 5,000 के एक्सेस प्रोविजन को शो करेंगे। नेक्स्ट चीज क्या है कि अब दिक्कतें तब आती हैं जब इस सब इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या आता है कि आपका बैड डेट्स भी है। सपोज करिए कि अगर कहता है कि बैड डेट्स जो हो गए वो 6,000 के हो गए बैड डेट्स, तो बैड डेट्स अगर 6,000 को हो गए, पहले से प्रोविजन 10,000 है, तो सबसे पहले इस प्रोविजन से आप बैड डेट्स की रिकवरी करते हैं। तो बैड डेट्स की रिकवरी करेंगे तो 10,000 से जब 6,000 बैड डेट्स लॉस है तो इसकी रिकवरी करेंगे तो कितना बचेगा, 4,000 बैलेंस बचेगा प्रोविजन का। जब 4,000 प्रोविजन का बैलेंस बचेगा तो इस 4,000 के बैलेंस अब न्यू प्रोविजन कहता है कि 5,000 होगा। तो जब 5,000 न्यू प्रोविजन होगा, अब बैलेंस आपके पास 4,000 है, तो कितना एक्सेस और लगाना पड़ेगा, 1,000। अब उस 1,000 के एक्सेस को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। 1,000 ओनली, नॉट ए फुल ऑफ 5,000, सिर्फ 1,000, क्योंकि पहले से आपके पास 4,000 है, पहले से प्रोविजन है। 1,000 का एक्सेस रिक्वायरमेंट होगा, उसी को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। अब यहीं पे कहता है कि अगर यहाँ पे बैड डेट्स 10, यहाँ पे प्रोविजन 10,000 है और यहाँ पे कहता है कि बैड डेट्स जो है 15,000 हो गए, और कहता है कि अब कोई प्रोविजन नहीं होगा, तो आप 10,000 से पहले आप इस बैड डेट्स को क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तो रिकवर करेंगे, फिर भी 5,000 एक्सेस अभी बच गया। अब इस 5,000 को आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैड डेट्स, ठीक है, 2 बैड डेट्स करके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, ठीक। अब अगर इसके बाद भी वो कहता है प्रोविजन करना है, तो ऑलरेडी अब इस 15,000 का जो डेप्टर्स है उसको आप पूरे 1 लाख में से माइनस करेंगे। अब बचा आपके पास 85,000 डेप्टर्स। अब 85,000 के डेप्टर्स में से अब जितना परसेंट न्यू प्रोविजन कहेगा उतना परसेंट, आप सपोज करिए कि 5% का रहा है, तो इसका 5% निकालेंगे, जितना आएगा उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में फिर करेंगे, लिखेंगे 2 प्रोविजन और उसको शो करेंगे। क्लियर। तो ये प्रोविजन का जो लफड़ा होता है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। आपके रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट में कहीं भी प्रोविजन का नाम नहीं दिया है, जबकि ये प्रोविजन बहुत परेशान करता है, ठीक है। इसलिए मैं फर्स्ट ईयर से ही आपको मैं समझाते हुए आ रहा हूं कि ये प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स आपको सेकेंड ईयर में बहुत परेशान करेगा, और इसी के वजह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत हो जाएगा। और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत होने से आपका पूरा पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब का सब गलत हो जाएगा।
पूरा का पूरा गलत, बैलेंस ही नहीं आएगा बैलेंस शीट का। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको आप केयरफुली समझिएगा, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, इसको प्रॉपरली आप अपने कॉपी में मेंटेन कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।